ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्झाय। ॐ ह्रीं नमो तोये संवसाहु। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच संवेशि पढ़मो हवै मंगलम। पढ़मो हवै मंगलम। तीर्थंकर महावीर के चरणों में सत सत नमन। आचार्य गुरुवरों के चरणों में नमन। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम भक्तांबर साधना या भक्तांबर महिमा का हमने कल प्रारंभ किया। आज दूसरा दिन, और कल हमने भक्तांबर का इतिहास क्या है उसके बारे में जाना, और भक्तांबर साधना करने के लिए हमें इसके नियम क्या है, कैसे, और सावधानियां क्या है, विधि क्या है। बहुत सुंदर तरीके से शिखा जी ने हमें बताया। विधि, नियम और सावधानियां, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कोई भी साधना हम करते हैं, किसी भी मंत्र का हम अनुष्ठान भी करते हैं, तो उसकी विधि हमें पता होनी चाहिए, नियम पता होना चाहिए, और उसकी क्या क्या सावधानियां हैं ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कल हमने जाना, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें गृह दोष या वास्तु के जो दोष होते हैं उसको हम भक्तांबर साधना के द्वारा किस तरह से दूर कर सकते हैं, उस बारे में आज चर्चा करेंगे और उसे हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए शिखा जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। शिखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सुबह का वंदन अभिनंदन सभी को। आशा करते हैं कल का सेशन सबको बहुत लाभदायी हुआ होगा और सबने इसको चिंतन मनन जरूर किया होगा, है ना। भक्तामर से संबंधित हमने जितना भी विषय कल डिस्कस किया, जो भी सावधानियां बताई, जो भी प्रोसेस बताई, उसको जरूर सबने चिंतन मनन किया होगा। आज एक बार छोटा सा एक रिवीजन लेकर और फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे। और आज मैं कोशिश करूंगी अपना वक्तव्य में 30 से 40 मिनट के अंदर खत्म करके, और आप लोग को समय देना चाहूंगी क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि कल क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाएंगे। तो मेरा बेसिकली ये भी मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों ने कितना लिया इसमें, है ना। तभी पता चलेगा, जब प्रश्नोत्तरी होगी तभी पता चलेगा कि कितना लिया गया है ना। तो ठीक है आनंद जी, फिर आज का सेशन मैं यहाँ पर फिर से स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली एक मिनट, देखिए कल के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। भक्तामर का इतिहास सीखा, भक्तामर के द्वारा क्या क्या चीजें, कौन कौन सी विधियां हैं,
क्या क्या चीजें सावधानी देने वाली बातें हैं, और कैसी उसकी मेन विधि है, अनुष्ठान की क्या विधि है, इसके बारे में हमने चिंतन मनन किया। ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से मैं एक बार फिर से बता दूं आप सभी को कि भक्तामर अनुष्ठान की जो हम कल बात कर रहे थे, मेरे पास बहुत सारे कल प्रश्न है, कम से कम 25-30 लोगों के मैसेज आए कि अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। मैं सबको तो लिंक नहीं भेज पाई, लेकिन कुछ लोगों को मैंने लिंक जरूर फॉरवर्ड कर दी थी। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा प्रश्न जो आ रहे थे इस विषय को लेके आ रहे थे कि अनुष्ठान अगर हम प्रॉपर विधि से नहीं कर पाए, नमक या शक्कर के त्याग से नहीं कर पाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए, तो क्या हम अनुष्ठान शुरू ही ना करें? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूंगी कि पहले हमारे धर्म में क्या वर्णन है, यथाशक्ति के अनुसार, आपकी शक्ति जितनी है उसके अनुसार आप शुरू करें। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तो आप इसको शुरू करें। खाली सुबह भक्तामर का पूरा पाठ करना शुरू करें, है ना। सुबह सुबह जैसे आप अपना मॉर्निंग रिचुअल्स करते होंगे, एक बार पूरे भगवान की आराधना करते होंगे, भक्तामर का खाली पूरा 48 श्लोकों का पाठ करें। ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे होंगे भक्तामर का पाठ, कहेंगे कि हम तो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उनसे क्या निवेदन है, उनसे ये निवेदन है कि कम से कम आपको, जैसे ये पीडीएफ आपको आज शाम तक या कल तक मैक्सिमम मैं शेयर कर दूंगी, ट्राई करूंगी आपको। ठीक है, इसमें बेसिकली अब आगे अपने काव्य से संबंधित जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित काव्य निकालें और उस काव्य को कम से कम सुबह 9 बार पढ़ना शुरू करें। ठीक है, नहीं ज्यादा मैं आप लोगों को अभी यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बता रही हूँ। ठीक है, वो प्रॉपर प्रोसेस में जाने में कई बार बहुत समय लग जाता है, पर एटलीस्ट आप 9 बार उसको श्लोक को पढ़ना शुरू करें और 27 बार रिद्धि मंत्र और 27 बार उसके मंत्र पढ़ना शुरू करें। भक्तामर की पीडीएफ भी आज आप लोग के साथ में शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि पूरा एक बार नॉलेज हो जाएगा आपको, फिर उसका आप अपने स्वयं से स्वाध्याय लग सकते हैं, अपना दिमाग लगा के आगे की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर होंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती रहूंगी। ठीक है, हर समय बात करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पर मैं आगे पीछे आप सभी के प्रश्नों का पूरा उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। ठीक है, तो हमने कल ये सीखा, कल से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो क्विकली चैट बॉक्स में डाल दें, और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी एड्रेस करने का उसको, और फटाफट में 20 to 30 मिनट्स में आज का सेशन लूंगी और आगे आप लोग के प्रश्न उत्तर लेने की कोशिश करूंगी। देखिए, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ साइड में फ्लैश हो रहा है, और कल मैंने बता भी दिया था, ये साइड में देखिए ग्रीन कलर में फ्लैश हो रहा है। प्रश्न मैं भक्तामर से संबंधित लेना चाहती हूँ कि भक्तामर से संबंधित कल जो हमने बताया था उससे कोई रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो अभी अभी आप बोलिए, मैं अभी आपको जवाब दे रही हूँ ना। ओके, क्योंकि कोई भी प्रश्न ही नहीं है यहाँ पे, तो या तो कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया है या तो बिल्कुल नहीं समझ में आया है। कल बहुत फास्ट हमने सब चीजें बताई, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें स्किप हो गई होंगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, एक बार में कई बार चीजें समझ में नहीं आती, 2 बार 3 बार 4 बार में जरूर समझ में आएंगी। तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को आगे समझ में आएंगी, है ना। रिकॉर्डिंग देखने के बाद में आप लोग प्रश्न करिए, है ना। रिकॉर्डिंग में सब कुछ कवर कर दिया गया है, उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आए तो जरूर प्रश्न करिए आप, है ना। 48 गाथा है या 44 गाथा है जी, मुझे रिकॉर्डिंग आई थिंक भेज दी है, आनंद अंकल ने सब जगह भेज दी है ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग आप लोग के तक पहुंच गई है। और देखिए 48 गाथा है 44 गाथा है, ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे अभी हम नहीं जाएंगे। अभी आप जिसका जैसे स्वाध्याय करते आए हैं वैसे ही करिए चिंतन मनन। ठीक है, ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको अभी हम नहीं लेते हैं, यहाँ एड्रेस नहीं करते हैं। हमारे पास जो पुस्तक है उसमें 48 श्लोकास है, वो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, उसमें मंत्रा, रिद्धि मंत्रा और श्लोका और यंत्रा सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, वो हम आप तक पहुंचा देंगे। 2-3 पुस्तकें हैं मेरे पास में पीडीएफ में, सब पहुंचा देंगे। डॉक्टर मंजू जी जैन की भी कुछ पुस्तकें हैं हमारे पास में, ड्रगलेस हीलिंग वगैरह की, तो वो सब हम आपको पहुंचा देंगे एक आध दिन में। आज शाम तक हम आनंद जी को फॉरवर्ड कर देंगे, आनंद जी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। घर में अगर दूसरा कोई अशुद्ध हो, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहा है अनुष्ठान उसको कोई किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। बाकी ऐसे तो घर में किसी न किसी का, बड़े परिवार में चलता ही रहता है ये सब प्रॉब्लम्स। आई डिडंट, अच्छा जिन्होंने अटेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपका लिंक नहीं मिला, चलिए रिकॉर्डिंग एंड लिंक सब सारी डिटेल भेज दी जाएंगी आप लोगों को जल्दी से।
आज का कोई खास मुझे प्रश्न नहीं लग रहा है, इसलिए बिना समय के को व्यर्थ किए मैं आज का सेशन स्टार्ट करूंगी। तो बेसिकली कल जो हमने सीखा वो था कि भक्तामर का अनुष्ठान कैसे करना है, भक्तामर क्यों इतना महान है, भक्तामर में एक एक श्लोक के एक एक शब्द में जो शक्तियां समाहित है, एक एक शब्द एक एक बीजाक्षर के समान है। और वो बीजाक्षर करने से, बीजाक्षरों का ध्यान करने से, जब हम सही उच्चारण के साथ में उन बीजाक्षर का ध्यान करते हैं तो हमारे मन के तंत्र खुलते हैं, हमारे मन के यंत्र खुलते हैं, है ना। कोई भी मंत्र का उच्चारण जब हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मन के तंत्र खुलते हैं, हमारी तंत्रिका में संचार बढ़ता है ना। तो ये जब संचार बढ़ता है तो ऑटोमेटिक ग्रंथियां ओपन होती हैं और ऊर्जा का संचार ओपन होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे पूरे शरीर में, गुड वाइब्स पहुंचती हैं, अच्छी एनर्जियां पहुंचती हैं और हमारी सोचों में, आचार विचार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भक्तामर का पाठ करने से भी हमारे साथ में ठीक ऐसे ही होता है जैसे बाकी सभी स्तोत्रों का पाठ करने से होता है। ठीक है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे आज की वास्तु हम कैसे ठीक कर सकते हैं भक्तामर के माध्यम से। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आप लोग को बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होंगे जिनको शायद थोड़ा बहुत दिशाओं का भी ज्ञान ना हो। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे दिशा और बहुत ही बेसिक टॉपिक मैं फटाफट कवर करना चाहूंगी यहाँ पे कि कैसे दिशाओं का आप अपने घर में ध्यान कर सकते हैं। बेसिकली पहले तो समझे कि वास्तु है क्या। तो जैसे कि अभी पहले कुछ दिन पहले मेडिकल वास्तु का भी सेशन लिया गया था, तो उसमें भी मैंने आप लोग से चर्चा की थी ये कि भाई वास्तु बेसिकली कुछ नहीं होता। जैसे आप किसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट में, किसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी के नियम को फॉलो करना होता है। उसी प्रकार आप किसी नगर ग्राम में रह रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इसी प्रकार इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में हमें जो भूमि का एक टुकड़ा मिला है वो हमें पूरे इस ब्रह्मांड के माध्यम से मिला है। ये भूमि पृथ्वी का एक जीव होती है। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रकृति के, उसको जब हम फॉलो करना शुरू करेंगे तो प्रकृति हमें संपूर्णता के साथ में अपने जो गुण है वो प्रदान करना शुरू कर देगी। तो वास्तु और कुछ नहीं है, प्रकृति के नियमों को फॉलो करना ही वास्तु है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे वास्तु का कितना प्रभाव पड़ता है इस चीज को भी समझ लें आप। वास्तु का प्रभाव बेसिकली हमारे जीवन में कम से कम 33% को मान के चले। 33% वास्तु का प्रभाव, 33% दिशा यानी ज्योतिष का प्रभाव, एंड फिर 33% कर्मा का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष में भी कुछ ऐसी दशाएं, अंतर दशाएं आती हैं जहां पर आप जब जैसे कर्मा करेंगे वैसे ही आपको जीवन में आगे रिजल्ट्स भुगतने पड़ेंगे। तो कर्मा, जैसे कि हमारा धर्म भी भाव प्रधान, कर्म प्रधान, पुरुषार्थ प्रधान बताया गया है, तो इस चीज को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करें। और जो हम यहाँ भक्तामर अनुष्ठान की बात कर रहे हैं ये भी इसी 33% में आता है। ठीक है, तो अगर आपने 33% वास्तु, 33% ज्योतिष और 33% कर्मा, इन सबको सुधार लिया और 1% गुरु का भी सानिध्य प्राप्त कर लिया, किसी को भी जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं उससे अपना गुरु जरूर बनाए, क्योंकि गुरु ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपने अब एक सच्चा गुरु बना लिया तो यानी कि आपकी नैया पार होगी, जो कि आपको एक सच्चा मार्गदर्शन भी दे सके। जैसे मुझे एक बहुत बढ़िया गुरु मंत्र अभी इस महीने मेरे एक बहुत ही माननीय गुरु ने दिया कि कभी भी किसी भी शास्त्र का अध्ययन करो तो वो मूल ग्रंथ का अध्ययन करो, है ना। मूल ग्रंथ का अध्ययन करिए। देखिए ये जो प्रवचन इत्यादि होते हैं ना महाराज, जो कई अलग अलग लोगों की प्रवचन होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने भावों के हिसाब से ट्रांसलेट करके चीजों को बताते हैं। लेकिन मूल ग्रंथ जो है, जो साक्षात तीर्थंकर की वाणी से गर्दन के अंदर ट्रांसलेट हुई और फिर वो वहां से जो आचार्यों ने सुनी उसको जो लिपिबद्ध किया गया, वहां से हम मूल ग्रंथ को जब पढ़ेंगे और फिर हम अपना वहां पे ब्रेन चलाएंगे तो हमें असली अस्तित्व समझ में आएगा शास्त्रों का, और हमारा अपना खुद का उसमें भाव लगेगा। दूसरों के विचारों से हम प्रभावित नहीं होंगे बल्कि हमें खुद का मिलेगा।
तो इस प्रकार के जिनके भी गुरु होंगे इस बात को समझ पा रहे होंगे लोग कि गुरुओं से हमें ऐसे छोटा मोटा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है जो हमारी जीवन की नैया को पार लगाता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा वास्तु का क्या प्रभाव है। यहाँ पर आगे दिशाओं को जरूर जान ले। तो दिशाओं को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएं। घर का आप जो सेंटर आपको समझ में आता है, एक लमसम सेंटर, सही सेंटर तो ऑटोकैड के माध्यम से हम लोग आपको निकाल के देते हैं किसी भी वास्तु केसेस में, पर एक अप्रोक्सीमेटली सेंटर आप निकालें और वहां पर खड़े हो जाएं। ठीक है, वहां पर जाकर आप अपने एंड्रॉइड फोन में कैंपस को ओपन कर लें। ठीक है, कंपास को ओपन करेंगे, फिर कंपास में आप 0 डिग्री को फाइंड करें। ठीक है, कंपास में आपको दिखाई देगा कि किस साइड में नॉर्थ दिखा रहा है, इतना तो सबको आता होगा। नहीं तो घर में किसी बच्चे को 2 मिनट के लिए पकड़े, अपने किसी भी बच्चे को पकड़े घर में और उसको बोले कि ये कंपास लेके बीच में खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि ये नॉर्थ किस साइड में पॉइंट आउट करके बता रहा है, 0 डिग्री कहाँ पर पॉइंट आउट करके बता रहा है। ठीक है, अब आप पहले 0 डिग्री पॉइंट आउट करें और अपने कंपास की नीडल को 0 डिग्री पर लाकर उस तरफ टर्न हो जाए, नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाए। ठीक है, अब आपने नॉर्थ फाइंड आउट कर लिया, यानी कि उत्तर दिशा फाइंड आउट कर ली। उत्तर दिशा, जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपके दाएं हाथ में पूरब आएगा और बाएं हाथ में पे पश्चिम आएगा। ठीक है, और पीछे की तरफ क्या आ गया, साउथ दिशा आ गई। तो इस तरह से आप अपने घर में सबसे पहले दिशाओं का निर्धारण करें, क्योंकि जो मैं यंत्रों की बात बताने जा रही हूँ वो तभी आपको फलित होगी जब आपको सही दिशाएं पता होंगी, तभी आप यंत्रों का प्रॉपर प्लेसमेंट सही दिशाओं में कर पाओगे। ठीक है, तो नॉर्थ दिशा सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, उसके माध्यम से ईस्ट और वेस्ट फाइंड आउट करना है, और साउथ फिर आपके एकदम एग्जैक्ट पीछे आ जाएगा। सही दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, आपको अपने घर की सही दिशाएं जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमने शायद 4 दिशाओं को जैसे जाना, उसी प्रकार से 4 विदिशाएं होती हैं, है ना। 4 विदिशाएं होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, ये सबको पता होगा, ये दैव स्थान होता है। यहाँ पर बैठ के पूजा आराधना करने का, जाप इत्यादि करने का, अनुष्ठान करने का बहुत ही विशेष फल मिलता है, क्योंकि यहाँ से 108 प्रकार की हमें पूरे 108 प्रकार की दिशाओं 108 प्रकार के प्रभाव मिल पाते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में जो 108 प्रकार के प्रभाव होते हैं वो हमें राशियों के विचरण से, कल मैंने इस चीज को डिस्कस किया था कि कैसे होते हैं, वो हमें सुबह के समय यहाँ पर जब हम ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठते हैं तो यहाँ पर हमें मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये ईशान कोण हो गई। ठीक इसी प्रकार से आग्नेय कोण जो कि पूरब और दक्षिण दिशा के बीच में आग्नेय कोण आ गई। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या आ गया, नैवृत्त कोण, ये हो गया आपका नैवृत्त कोण। ठीक है, अब इसी तरह से पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में आ गया नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण। ठीक है, इन सभी दिशाओं के साथ में कोई ना कोई ग्रह जुड़े हुए हैं, हमारे 9 ग्रह ये सभी दिशाओं में प्लेस्ड हैं। ठीक है, अब आगे इस चीज को समझेंगे कि बेसिकली ये जो दिशाएं हैं इनके जो बीच का भी जो कोण रह जाता है ना, देखिए ये हो गया 90 अंश पर, थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ, ये हो गया 90 अंश पर। ठीक है, 0 डिग्री से 90 अंश पर आया ईस्ट, फिर उससे 90 अंश पर आया साउथ, उससे 90 अंश पर आया वेस्ट, और उससे 90 अंश पर वापस से हम नॉर्थ पे आ गए। ठीक है, इसके बीच में 45 अंश यानी कि 45 अंश पर विदिशाएं आती हैं। ठीक है, बीच में एग्जैक्ट 45 डिग्री पर विदिशाएं आती हैं, और इसके भी बीच में यानी कि 22.25 डिग्री पर विदिशाओं की विदिशाएं आती हैं, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ के गुण ज्यादा रहेंगे, ईस्ट के गुण कम रहेंगे। ठीक है, तो उसको क्या कह दिया गया, नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ज्यादा है और ईस्ट कम है, लेकिन ईस्ट की शुरुआत हो गई है, ईस्ट की शुरुआत तो हो गई है 0 डिग्री के बाद में, लेकिन नॉर्थ अभी भी ज्यादा है, नॉर्थ का प्रभाव। ठीक है, इसी प्रकार से जब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ का भी पूरा प्रभाव मिलेगा और आपको ईस्ट का भी प्रभाव मिलेगा, पर ईस्ट का प्रभाव इस साइड में ज्यादा है, इसलिए इसमें ईस्ट 2 बार आया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है ये, है ना।
तो यहाँ पर ईस्ट 2 बार आया है। इसी प्रकार से बाकी विदिशाओं को आप सब समझ गए होंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट है सब यहाँ पर। सब आगे की विदिशाओं का कैलकुलेशन अपने आप कर ले, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये वास्तु की क्लास नहीं है। ये बेसिकली हम यहाँ पर यंत्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, भक्तामर के यंत्र को हम कैसे कहाँ पर स्थापित करें उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज की जो शुरुआत करते हैं, यंत्र कहाँ से, कौन से, कैसे प्लेस करें। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप थोड़ा सा समझिए कि यंत्र होता क्या है। ठीक है, यंत्र होता क्या है, यहाँ पर कोई मुझे बताना चाहेगा कि यंत्र क्या होते हैं। ये जैसे भक्तामर के 48 श्लोक से 48 यंत्र, सबको पता है कि ये 48 यंत्र है। उषघ्र स्तोत्र का अपना यंत्र होता है ना, सभी स्तोत्रों का अपना अपना यंत्र। तो ये यंत्र होते क्या है बेसिकली, कोई बताएगा मुझे। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास को तो मजा आएगा। कि कोई अगर चैट बॉक्स में डालना चाहे यहाँ पे। चलिए, कोई उत्तर नहीं है यहाँ पे। सुबह सुबह का समय समझ सकते हैं हम, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का समय, थोड़ा सा अभी डलनेस होगी शरीर में, कोई बात नहीं। तो बेसिकली यंत्र की जब हम बात करते हैं तो यंत्र मन को साधने की एक लिखित प्रणाली होती है। ठीक है, मन की जब हम बात करते हैं, मंत्र है ना, मंत्र क्या होते हैं, मन को नंबर्स विच एक्टिवेट एनर्जी। वेरी गुड अर्चना जी, है ना। तो इस तरह से नंबर्स भी होते हैं और सेम वे में कुछ बीजाक्षर भी होते हैं। ठीक है, कुछ बीजाक्षर भी होते हैं जो हमारी तंत्रिका को ओपन करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यंत्र लगाने से ही कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हम लोगों के घर यहाँ बहुत प्रचलन है कि खाली यंत्र को लगा लिया। ठीक है, कुछ हद तक वो जरूर दोषों का समन करेगा क्योंकि एनर्जीज को बैलेंस रखता है। ठीक है, इस चीज को मैं नहीं बोलूंगी कि भाई एकदम ही वो इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने यंत्र रखा है घर में, यंत्र आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा। लेकिन जब तक आप एक वो आपको असली रिजल्ट तभी देना शुरू करेगा जब आप उसकी साधना करते हो। जब यंत्रों की साधना करते हो, उसको जहां जिस चक्र में बिठाना है उस चक्र में बिठाकर उसकी साधना करोगे, तब वो आपको उसका असली परिणाम मिलेगा। और वही आपको आप उसी के कारण, मतलब वही एक रीजन है जिसके कारण इतने सारे यंत्र बनाए गए हैं और देखने को मिलते हैं। लेकिन आजकल हम उसका भौतिकता में ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े भौतिकवादी हो गए हैं आजकल हम, है ना। तो बेसिकली पहले हम समझेंगे यंत्र के बारे में, यंत्र क्या होता है, यंत्र का हमने समझा। अब हम समझेंगे कि यंत्र कहाँ पर कैसे यूज करें। ठीक है, देखिए अलग अलग श्लोकों का अलग अलग महत्व है। थोड़ा सा मैं कल वाली पीडीएफ ले के आप लोग को समझाने का प्रयत्न करती हूँ। कल की पीडीएफ में जैसे कि मैंने आप लोग को सिखा रही थी, अच्छा चलिए, हाँ। तो देखिए यहाँ पर जो स्लाइड दी हुई है इसमें हमने दिखाया है कि 1 से 48 नंबर के श्लोकों का, अभी हम भूल जाएंगे कि 44 से 48 है। ये पहले नंबर के श्लोक से क्या होता है, पहले नंबर के श्लोक से भाग्योदय की प्राप्ति होती है ना। तो भाग्योदय की प्राप्ति होती है यहाँ पर, और हमारे कर्म हमारे साथ देने लगते हैं, असाता का उदय कम होता है। तो इस प्रकार से पहले नंबर के श्लोक से, इसी प्रकार से 1 2 3 4 सभी ऐसे नंबर वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है ना मिले, है ना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होता है, वहां पर यहाँ पर कुछ चीजों का समाधान नहीं दिया हुआ है, वो कुछ रोगों का समाधान नहीं दिया हुआ। इन जनरल यहाँ पे आप लोग को समस्या का समाधान बताया गया है। लेकिन कुछ विशेष प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको श्लोक का समाधान दे दूंगी कि आपको कौन से श्लोक की उसके लिए आराधना करनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 29 नंबर का श्लोक अगर आप देखें तो बिच्छू के विष का नाश करने हेतु, तो बिच्छू के विष का नाश करने हेतु बहुत बढ़िया बात है। लेकिन किसी भी प्रकार के विष का नाश करने के लिए, इवन शत्रुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधाओं के लिए, ठीक है, कोर्ट कचहरी की केसेस के लिए भी यह श्लोक बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस प्रकार के ऐसे अर्थों को अगर आप निकालेंगे तो थोड़ा से आपको तो खुद ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो नहीं समझ में आता है ना, तो आप आगे हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से 28 नंबर का श्लोक और 36 नंबर का जो श्लोक है वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कौन सी संपत्ति, चल संपत्ति,
भौतिकता की के लिए जो हमें संपत्ति का यूज होता है वो प्राप्त करने के लिए, असली संपत्ति जो अचल संपत्ति होती है जो कि मोक्ष लक्ष्मी है, उसको प्राप्त करने के लिए 48 नंबर के श्लोक की साधना करनी है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको, जैसे किसी भी प्रकार की विजय प्राप्ति के लिए है ना, जैसे हम बहुत, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 30 नंबर काव्य का क्या लिखा हुआ है, सभी प्रकार के भय व चोरी, जंगल जानवरों के भय से मुक्ति के लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपको किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी प्रकार का भय हो, और इवन विजय को भी प्राप्त कराता है ये अगर आपको कहीं आपका बेटा सीए का एग्जाम देने जा रहा है, आपको लगता है कि नहीं उसको सफल होना ही है, उसके 1 महीने पहले आप ये 30 नंबर काव्य का अनुष्ठान करना शुरू कर दीजिए, तो ये आपको विजय की भी प्राप्ति कराता है। मनोवांछित की प्राप्ति के लिए 28 नंबर का श्लोक बहुत अच्छा है। 6 नंबर का जो श्लोक है वो बुद्धि का विकास करता है। ये 6 नंबर का श्लोक आप अपने बच्चों को घर में सिखा दीजिए, मतलब उनको रटित सिखा दीजिए, और उनको आप बोलिए ये 6 नंबर का श्लोक करना ही करना है, ठीक है। और उन दिन में भले ही 3 बार, पहले 1 बार पढ़ना सिखाइए, फिर अपने आप धीरे धीरे 3 बार पढ़ने लगेंगे, 3 बार से 6 बार, 6 बार से 9 बार अपने आप पढ़ने लगेंगे। तो ये बेसिकली संस्कार देने की प्रोसेस होती है कि एटलीस्ट वो सीखेंगे, 1 बार भी पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे इस चीज को पढ़ने और समझने लगेंगे, है ना। उस प्रकार की उनकी बुद्धि होगी, आत्मा उस चीज में रमित होगी। तो इस प्रकार से जैसे 12 नंबर का जो काव्य है वो विवाह के लिए बहुत अच्छा बताया गया, जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो लाल रंग के वस्त्र पहनकर 12 नंबर का काव्य करेंगे तो बहुत अच्छा फलित होता है उनके लिए, है ना। 21 नंबर का काव्य घरेलू शांति के लिए, घर में किसी भी प्रकार की अशांति हो, लड़ाई झगड़े बहुत होते हो, तो 21 नंबर का काव्य करें। साथ ही अपने घर का ब्रह्म स्थान जरूर चेक करें, साउथ वेस्ट में किचन तो नहीं है ये भी जरूर चेक करें, ठीक है। तो ये ओवरऑल तो आपको रिजल्ट्स दे देगा। जैसे क्या होता है ना कि जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो नॉर्मल फीवर होता है तो क्रोसिन तो आप घर पे भी ले सकते हैं, लेकिन जब कुछ विशेष प्रकार का फीवर होता है तो उसके लिए विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक्स का ही प्रयोग आपको करना पड़ता है, और विशेष प्रकार की मेडिसिन का ही प्रयोग करना पड़ता है। उसी प्रकार से नॉर्मल ग्रहों की शांति के लिए आप जितने मनोयोग से करेंगे ये आपकी ग्रहों की शांति जरूर करेगा भक्तामर का अनुष्ठान, ठीक है। सिंस हम आज यहाँ पर वापस आए हैं स्लाइड्स पर, तो कल का एक टॉपिक जो छूट गया था समय की कमी के कारण, आज मैं इसको कवर करना चाहूंगी। गर्भवती महिलाओं के लिए, है ना, गर्भवती महिलाओं के लिए भक्तामर श्लोक किस प्रकार से कारगर है। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ धारण करने के लिए 7 नंबर, 9 नंबर और 20 नंबर का श्लोक, ठीक है। पहले तो गर्भ धारण करने के लिए 20 नंबर का अकेले भी काव्य कर लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर का काव्य नॉर्मली कंसेप्शन के लिए बताया जाता है, तो वो आप खाली 20 नंबर का भी कर लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। इसमें नॉर्मली प्रोसेस ये होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों करें इस अनुष्ठान को, और इसमें यंत्रा का अभिषेक करके, देखिए इस प्रकार के यंत्रा नॉर्मली आपको, ये जैसे मेरे पास कुछ वास्तु यंत्रास पड़े हुए हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस प्रकार के यंत्रास होते हैं ना, ये कॉपर के जो यंत्रास होते हैं, इस प्रकार के यंत्रास इत्यादि का प्रयोग करके इसका अब प्रॉपर स्थापना करके इसकी हवन इत्यादि अभिषेक करके, और फिर इसका जब प्रॉपर प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो उसके और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका जल जो होता है वो जो गर्भ जिनको कंसीव करना होता है उसको पिलाया जाता है। ये जब इस यंत्र का अभिषेक करके इसका जल गर्भवती महिलाओं अगर पिए 21 दिन तक लगातार, तो नॉर्मली ऐसे बहुत सारे केसेस पाए गए हैं कि नॉर्मल जो छोटे मोटे ग्रह दोष हैं वो बाधित है, वो दूर हो जाते हैं, और ये श्लोक बहुत ही कारगर बताया गया संतान प्राप्ति के लिए, है ना। आगे फिर आगे जैसे जैसे आपके मंथ्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ये कंसेप्शन एक बार होने के बाद में ये अलग अलग श्लोकों का पाठ बताया गया है, जो कि आपको पीडीएफ में ऑलरेडी मिल जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्शन के लिए 20 नंबर का, और गर्भ रक्षा के लिए 34 नंबर का काव्य, 34 नंबर का काव्य नॉर्मली बहुत अच्छा माना गया। बाकी अलग अलग काव्य इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे 6 मंथ में कहते हैं बच्चे का साइंटिफिकली ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर 6 नंबर का काव्य 6ठे महीने पे बताया गया है कि करो आप, है ना। कितना अच्छा अंक है, मतलब छठा महीना भी है और 6ठा अंक हमारे पास श्लोक का भी आया है। तो इस प्रकार से करने से आप लोग को विशेष परिणाम मिलेंगे। ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी आप लोग के साथ में, आप लोग आगे इसको अनुसरण कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भक्तामर यंत्र की बात कर रहे थे। भक्तामर यंत्र बेसिकली 1 सेकेंड,
ठीक है। तो भक्तामर यंत्रा कहाँ पे कौन से लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर खाली आप नोट कर ले, क्योंकि जब आपके पास में पीडीएफ आएगी ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन से श्लोक का कौन सा यंत्र है, ठीक है। तो पहले हम नॉर्थ दिशा से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ दिशा जो सुख शांति समृद्धि की दिशा होती है, भल्लाट देवता यहाँ पर होते हैं, ये जल की दिशा होती है। ये जितनी हमारी पवित्र दिशा होगी हमारे घर में, जितने कम दोष होंगे नॉर्थ दिशा में, उतनी ही हमारी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो नॉर्थ दिशा में कौन सा काव्य लगाए? नॉर्थ दिशा में आपको लगाना है 37 नंबर के काव्य का यंत्रा, ठीक है। देखिए ये यंत्र आपको कैसे लगाने हैं ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे कि ये मेन डोर पे मैंने यहाँ पे अष्ट प्रातिहार के यंत्रा लगा रखे हैं। देखिए, सॉरी, वन सेकेंड। तो ये जो एक मेन डोर की, आइडियल मेन डोर की मैंने पिक्चर यहाँ पर ली है। इसका मैं काफी कई बार सेशंस में बता चुकी हूँ कि ये ना, ये जो मेन डोर है ना, ये हमको बहुत ही पवित्र रखना चाहिए। यहाँ से ऊर्जा का संचार होता है। जैसे हमारे लिए हमारा फेस होता है, वैसे ही ठीक हमारे घर के लिए मेन डोर होता है। तो मेन डोर की ऊर्जा बहुत ही हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेंट एनर्जी होनी चाहिए। तो वहां पर इस प्रकार से अष्टमंगल को लगाएं। ये बीच में नंद्यावर स्वास्तिक रखी हुई है, नंद्यावर स्वास्तिक को लगाए, है ना। इस प्रकार से चांदी की नंद्यावर स्वास्तिक आपको मिल जाएगी। आप, मेरे पास में भी 1-1 इंच की, 2 इंच की रहती है चांदी की नंद्यावर स्वास्तिक, वो मिल जाएंगी। आप मेन डोर पे लगाएं, ठीक है। ये वाला जो अष्ट प्रातिहार, ये 28 नंबर की श्लोक जहां से अष्ट प्रातिहार का काव्य शुरू होता है, कुछ लोगों को शायद पता होगा, इसका ज्ञान होगा, तो मैं थोड़ा क्विकली ही बता रही हूँ। बाकी जब डिटेल में भक्तामर सेशन चलेंगे तो आपको इसका पूरा ज्ञान हो जाएगा। 28 नंबर का काव्य कौन सा ज्ञान है? उच्चैर शोक तरुसंसृत मुन मयूक, माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल्लसित किरण मस्त तमोवितानम, बिंबम रवेरु पयोधर पार्श्ववर्ती, है ना। मतलब कि इसमें क्या किया गया है, जो अशोक वृक्ष प्रातिहार है, अगर किसी को भी मैं पता अंदाजा होगा कि 8 प्रातिहार जो भगवान के होते हैं, है ना, सिंहासन, छत्र, चमर इत्यादि जो 8 प्रतिहार होते हैं, उनका जो मैं यहाँ पे 8 श्लोकों में वर्णन किया गया है, उन 8 प्रातिहार्य का यहाँ पर मेन गेट पर यंत्र लगाने से, अष्टमंगल को लगाने से, अष्टमंगल का तोरण लगाने से आपके गेट में मांगलिक, इवन नेगेटिव जोन में भी आपका गेट होगा तो वो वही पॉजिटिव जोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी डोर के माध्यम से सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में लेकर आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यंत्र कैसे लगाने हैं, ना। तो जैसे कि ये प्रिंट आउट यहाँ पर लगाया गया है, प्रिंट आउट को लैमिनेट किया गया है, लैमिनेट करके यहाँ पे 8 यंत्र लगा दिए गए। ठीक इसी प्रकार से आप चाहें तो कॉपर के यंत्र, जैसे कि जिन लोगों ने वास्तु अपने घर का कराया होगा उनको आइडिया होगा कि बहुत सारे वास्तु शास्त्र सजेस्ट करते हैं, जब घर बन रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन के समय पे प्लास्टर के अंदर ही कुछ यंत्र, कुछ स्वास्तिक इत्यादि एनर्जी बूस्टिंग चीजें डलवा देते हैं, खास करके मेन डोर पे, ब्रह्म स्थान पे, शिलान्यास के समय, ऐसे समय पर बहुत सारे यंत्र और बहुत एनर्जी बूस्टिंग चीजें पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर हमने घर बनवाने के समय ये सब चीजें नहीं करी हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जिनको यंत्र नहीं ऑर्डर करना है वो क्या करें, सिंपली बस आप घर पे प्रिंट आउट ले और प्रिंट आउट के माध्यम से उसको पहले लैमिनेट जरूर करवा लें, क्योंकि घर का दरवाजा है तो वहां पर बारिश इत्यादि का प्रकोप रहेगा, धूप इत्यादि का प्रकोप रहेगा, तो उसको लैमिनेट जरूर करवा लें ताकि अविनय ना हो यंत्र का, है ना। इसकी सावधानियां भी मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या सावधानियां लेने की जरूरत है। तो ये अविनय ना हो इसके कारण इसको अगर प्रिंट आउट लेके लगा रहे हैं तो लैमिनेट जरूर करवा लें, और फिर लैमिनेट कराकर ये 8 यंत्र यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं नॉर्थ दिशा की आपको बात कर रही थी। नॉर्थ दिशा में 37 नंबर का काव्य, 37 नंबर का काव्य लगाना है, क्योंकि 37 नंबर के काव्य में समो शरण विभूति का वर्णन है। जो तीर्थंकर का समो शरण होता है, समो शरण से बड़ी विभूति आज तक दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। समो शरण विभूति का मैक्सिमम, मतलब किसी भी प्रकार की समृद्धता का एक मैक्सिमम एग्जाम्पल है भगवान का जो समो शरण होता है। उसमें रत्नों की वॉल होती है ना। एक समो शरण की किसी ने अगर थोड़ा सा समझा होगा, यहाँ पे अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली 37 नंबर का काव्य का आपको यंत्र, जैसे मैंने अभी डोर पे बताया, तो उसी प्रकार से आपको नॉर्थ दिशा फाइंड आउट करके ऊपर 3 फीट से ऊपर लगाना है। इसकी सावधानियां भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो लगाना है, ठीक है।
37 नंबर का काव्य, इत्थम यथा तो भूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधोना तथा परस्य, ये ऐसे पूरा श्लोक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ के बाद में कौन सी जो विदिशा आएगी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा आएगी, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण पर हमें लगाना है 36 नंबर और 6 नंबर का काव्य। 36 नंबर और 6 नंबर का काव्य लगाना है। 36 नंबर क्यों यहाँ पे, 6 नंबर तो बुद्धि के लिए मैंने बताया कि होता है, पर 36 क्यों लगाना है, क्योंकि जब हम अपने तीनों योग से, मन वचन काया तीनों योग से, और अपनी जब हमारा मन सही जगह पे होगा, हमारा मस्तिष्क सही काम करेगा, बुद्धि सही काम करेगी, तभी हम बिना भ्रमित हुए असली सही प्रकार से मनी का संचार कर पाएंगे, बिजनेस में अपना दिमाग लगा पाएंगे। तो बुद्धि अच्छी होगी तभी हम प्रॉपरली जीवन जीने के जो तरीके हैं और सुख शांति समृद्धि है उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए 36 नंबर का काव्य और 6 नंबर का काव्य आपको ईशान कोण कर लगाना है। यह भी मैं बताती हूँ कहाँ पे लगाने। ज्योति दागा जी, घर के बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर, ये मेन डोर वाला तो बाहर ही लगाना है, मेन डोर के ऊपर लगाना है, और बाकी जो घर के अंदर ही लगाने हैं, ये जो यंत्र, बाकी यंत्र की बात कर रही हूँ दिशाओं वाले, वो घर के अंदर ही लगाने हैं। जैसे नॉर्थ वाला 0 डिग्री फाइंड आउट करके ऊंची वॉल पर आपको लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट वाल में 36 नंबर और 6 नंबर का काव्य। ईस्ट में अब हमारे पूरब दिशा की तरफ, पूरब दिशा की तरफ 15 नंबर का काव्य लगाना है। 15 नंबर के काव्य में भगवान की ब्रह्मचर्य रिद्धि का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें चित्रम किमत रेति त्रिदशांगना भी, तो मतलब जैसे कि जो ईस्ट दिशा जो होती है वो सोशल कनेक्शंस के लिए होती है, हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच कितनी है, हमारी सोशल कनेक्शंस कितने, समाज में कितना मान सम्मान हमें मिलता है, इसकी दिशा होती है ईस्ट दिशा। ठीक है, तो वहां पर जब हम ये 15 नंबर की 15 नंबर की के श्लोक का यंत्र लगाएंगे तो हमें बहुत फलित होगा। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी विभूति हमें विरक्ति से ही प्राप्त होती है। जब तक हम किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे तब तक हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर यंत्र फर्स्ट कौन सा लगाना है, मैं समझी नहीं सीमा जी आपके प्रश्न को। देखिए, ये पहले अभी आप खाली नोट करते जाए कि कौन सा यंत्र लगाना है। थोड़ा सा टफ जा रहा है आप लोग के लिए, मुझे लग रहा है, क्या ये सिर्फ नोट करते जाए कि कहाँ पे कौन सा लगाना है। ठीक है, अभी जब हम सावधानियों पे आएंगे तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा झटका यहाँ पे दूंगी कि यहाँ जो ये यंत्र की मैं बात कर रही हूँ ना, ये हर यंत्र नहीं लगा सकते हैं आप, ये यंत्र कुछ ही लगा सकते हैं। जैसे कि एक समय पर मैक्सिमम अपने घर में 1 या 2 ही यंत्र लगा सकते हैं, फिर उसकी साधना करके उस दिशा में बैठ के आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको अभी मैंने दिशाओं का बताया। ठीक है, अब ये साथ साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी बताती जा रही हूँ। ठीक है, हाँ, मेन डोर पे जो आपने पिक्चर दिखाया है ना, उस बारे में, हाँ, तो उसमें 28 नंबर के श्लोक, पहले 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे करके लगाना है टोटल। 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे 8 श्लोक टोटल है कंटिन्यू, वो लगाने सीमा जी। जो डोर पे, मेन डोर का प्रश्न आया है कि मेन डोर पे कैसे लगाने हैं, तो वो 28 नंबर से लेके 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक का श्लोक, जो स्वर्गापवर गम मार्ग विमार्ग, जिसमें दिव्य ध्वनि का वर्णन है। तो ऐसे 35 नंबर तक के 28 टू 35 कंटिन्यू ऐसे मेन डोर के लिए बताया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो यंत्र की बात हो रही है सिर्फ आप नोट करिए, फिर आप फाइंड करिएगा इससे रिलेटेड। जो मैं आपको जैसे ईस्ट दिशा के बारे में जब मैंने बताया तो आपको बताया कि सोशल कनेक्शन, तो अगर आपको लगता है कि घर में आपको मान सम्मान नहीं मिलता, जितना आप करते हैं आपको वैसे सोसाइटी में मान सम्मान नहीं मिलता है, तो आप ये इस चीज को लगाएंगे। मतलब ये एक रेमेडी के तौर पे बताया जा रहा है आपको करने के लिए। ठीक है, इसमें से भी जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रही होगी ऐसी रेमेडी करिए। ठीक है, ऐसी खाली 2 रेमेडी करिए, एक टाइम पे मैक्सिमम 2 यंत्र ही लगाइए। मेन डोर का तो आप लगा सकते हैं, उसके अलावा खाली 2 यंत्र मैक्सिमम एट अ टाइम आप लगाएंगे। ठीक है, बता रहे हैं हालांकि हम यहाँ पे सब आपको, क्योंकि किसकी कौन सी समस्या हमें नहीं पता है यहाँ पे, इसलिए सारी समस्याओं के का हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट के बारे में बात हो गई कि 15 नंबर का श्लोक का यंत्र ईस्ट में लगाना है। ठीक है, आगे हम आते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। आग्नेय कोण कौन सा होता है, हमारी अग्नि, हमारी जो अग्नि होती है जठराग्नि, उसको बताती है ना, वहां से हमारी जठराग्नि के लिए जो खाना बनता है, पाचन शक्ति को हमारे डिसाइड करती है, हमारे
हमारा जो खाना है, हमारी जो ऊर्जा का स्रोत है, वो वहां से डिसाइड होता है। ठीक है, तो वहां पर कौन से नंबर का काव्य लगाएंगे आप? 17 नंबर का। 17 नंबर का काव्य लगाएंगे, जो कि मैंने बताया था कल कि उदर रोग की समाप्ति के लिए होता है। 17 नंबर का काव्य का यंत्र लगाएंगे। तो अगर आपकी रसोई गलत दिशा में है तो भी आप 17 नंबर का काव्य का वहां पर लगा दीजिए यंत्र। मेन डोर के बेकर लगाऊं है क्या जी? जैसे दिखाया गया है आपको, बिल्कुल वैसे मेन डोर पे लगाना है ना। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाए। साउथ ईस्ट में हो गया, अब साउथ में आते हैं। ठीक है, साउथ में हमारी जो दिशा होती है, साउथ में अगेन यहाँ पर अग्नि की ही दिशा है। यहाँ पर आप 45 नंबर का काव्य लगाइए। ठीक है, 45 नंबर का काव्य का जो यंत्र है वो यहाँ पर लगाइए। ये जो यंत्र है ना, इसका विश्लेषण मैंने अलग अलग ग्रहों की दृष्टि के अनुसार किया है, क्योंकि जो ये जो साउथ की दिशा होती है, मंगल ग्रह की दिशा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 45 नंबर काव्य का आपको बताया गया है कि 45 नंबर काव्य लगाइए, क्योंकि ये कुछ विश्लेषण हमने ज्योतिषीय गणित के हिसाब से निकाला है कि अलग अलग जो यंत्र है, अलग अलग जो श्लोक है, उसमें कौन से ग्रह प्रबल है। जैसे कि 17 नंबर श्लोक में कल भी मैंने बताया था कि राहु ग्रह प्रबल है। उसके अकॉर्डिंग आपको राहु ग्रह क्या होता है, राहु ग्रह जब हमारा खराब होता है तो सबसे पहले आके पेट पे अटैक करता है। तो जिनकी राहु की दशा अंतर दशा चल रही है, सबसे पहले उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, तो कितनी भी रेमेडी करते रहे उनको दिक्कत नहीं होती, उनको दिक्कत होती रहती है। वो कितना भी उपचार कर ले, उनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम आती रहती है। तो इस तरह से उसके लिए 17 नंबर का काव्य, जो कि राहु ग्रह के दोष को निवारण करने के लिए होता है। ठीक है, साउथ पे आए तो साउथ पे हमने 45 नंबर का काव्य बताया। अब हम चलते हैं नैवृत्त कोण की तरफ, है ना। थोड़ा सा मैं स्लाइड से आपको बता देती हूँ, शायद दिशाओं में आप लोग भ्रमित हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो स्लाइड ली थी मैंने, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, तो ये जो मैंने बताया आपको, ये जो दिशाओं की बात हो रही थी, तो पहले हमने नॉर्थ दिशा का बताया, फिर नॉर्थ ईस्ट का बताया, फिर ये ईस्ट का बताया, फिर साउथ ईस्ट का बताया, फिर साउथ का बताया। साउथ में कौन सा? 45 नंबर। अब हमारे ये नैवृत्त कोण की तरफ, यानी कि साउथ वेस्ट दिशा की तरफ। साउथ वेस्ट दिशा में आपको लगाना है, ये रिलेशनशिप की दिशा होती है, यहाँ पर आपको लगाना है 21 नंबर का काव्य। अगर आपका साउथ वेस्ट बिगड़ा होगा तो उस कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो संबंध है, आपसी संबंध है, उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर में मांगलिक कार्यों में भी काफी हद तक इससे भी प्रभाव आता है। वैसे तो साउथ ईस्ट की दिशा और नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी मांगलिक कार्यों के लिए मानी जाती है, लेकिन साउथ वेस्ट के कार्य में साउथ वेस्ट में भी दिक्कत होने से मांगलिक कार्यों में, क्योंकि वहां पे पितरों का आशीर्वाद रुक जाता है आना, है ना। जो पितृ है, हमारे पूर्वज है, उनका आशीर्वाद आना रुक जाता है अगर साउथ वेस्ट में दोष होते हैं। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट में भी में आप 21 नंबर काव्य का पाठ लगाएं, जो कि मन्यवरम हरिहरादेव दृष्टा दृष्टेषु देशु हृदयम त्रितोषमेति किम विचतेन भवता। अब हम आए वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा बहुत ही शानदार दिशा है, इसको जरूर बैलेंस करके रखें। ये प्रॉफिट की दिशा होती है, ये मैनिफेस्टेशन की दिशा होती है। ठीक है, आप कभी भी किसी मंदिर का वास्तु अगर देखेंगे तो हमेशा जो मूर्तियां होती हैं वो वेस्ट की वॉल पे, ये मंदिर के वेस्ट में जाके होती है ना। जो 9 बाय किसी भी प्लॉट का 9 बाय 9 ग्रिड किया जाता है, उसमें जो वेस्ट वाला पोर्शन आता है, वहां पर देव मूर्ति की स्थापना करी जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि वहां पे वरुण देवता का वास होता है, वो मैनिफेस्टेशन जो होता है। क्योंकि अब मूर्ति में ऐसे ही इतनी पावर है, इतनी शक्तियां हैं, इतनी आराधना के द्वारा और शक्तियां उत्पन्न होती जाती हैं, और खास करके वहां पे जोन का भी प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट दिशा में कौन सा यंत्र लगाएंगे? मैनिफेस्टेशन के लिए, मैंने इच्छा पूर्ति के लिए अभी आपको बताया था, 28 नंबर का काव्य इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं। 28 नंबर काव्य का यंत्र यहाँ पर इच्छा पूर्ति के लिए आप लगाएं। ठीक है, अब हम आते हैं एक अकेली दिशा हमारे पास में जो बची है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है वायव्य दिशा। यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बेसिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमारा डिसबैलेंस है? यहाँ पर हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना या समाज का सपोर्ट मिलना कम हो जाता है। तो ये जब इस प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो नॉर्थ वेस्ट में आप 14 नंबर काव्य का यंत्र लगाएं, 14 नंबर काव्य का यंत्र लगाएं। ठीक इसी प्रकार से जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा W&W दिशा है, यहाँ पर भी 15 नंबर का काव्य लगा सकते हैं डिप्रेशन के लिए।
क्योंकि W एंड W डिसबैलेंस होगा तो लोगों में डिप्रेशन आ जाता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर यहाँ पर आपका बेडरूम होगा तो अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, माइंड ठीक से काम नहीं करता है। अगर यहाँ पर आप सो रहे हो तो तुरंत बेड हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका बेसिकली डिसबैलेंस है तो फिलहाल इसको यहाँ पर 14 नंबर काव्य का आप यंत्र लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। पहली बात तो जब आप यंत्र लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। पहली बात तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। यंत्र लगाने के टाइम पे शुभ मुहूर्त पवित्र का ध्यान देके सुबह स्नान इत्यादि करके ही ये यंत्र लगाएं, ठीक है। स्नान इत्यादि करके शुभ स्थिति में ही ये यंत्र लगाएं। और हमेशा ये यंत्र 3 फीट से ऊपर ही लगेंगे, क्योंकि आपकी कोई भी मंगल चिन्ह, मैंने कई बार वास्तु विजिट्स में हम लोग जाते हैं तो मैं कई जगह देखती हूँ कि जो मंगल चिन्ह है, यंत्र इत्यादि है, वो बहुत नीचे बने होते हैं, आपकी घुटने की हाइट तक बने होते हैं। कभी भी कोई भी मंगल चिन्ह, स्वास्तिक इत्यादि, इसी प्रकार से जैसे मेन डोर पर कई बार स्वास्तिक इत्यादि के स्टिकर लगा लिए जाते हैं। आजकल वो लक्ष्मी के चरण का बहुत प्रचलन है, और वो लक्ष्मी के चरण आप जरूर लगाइए, लेकिन उसमें स्वास्तिक बनी होती है, वो ऐसे चरण कभी मत लेके आएगा, क्योंकि स्वास्तिक मंगल चिन्हों को अगर आप नीचे जमीन पर लगाएंगे और उसको लांग लांग के जाएंगे तो कभी भी वो आपका मंगल नहीं करेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके मेन डोर पर स्वास्तिक का चिन्ह कहीं पर भी नीचे दहलीज पे आ रहा है तो उसको आज आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आज नवमी रिक्ता तिथि है, तो आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी यंत्र या कोई भी मांगलिक चिन्ह बनाए हमेशा 3 फीट के ऊपर ही लगाएं, ठीक है। बाथरूम की वॉल का ध्यान रखें कि हमने दिशाएं तो देख ली कि भाई ठीक है मेरी नॉर्थ वॉल आ रही है, 0 डिग्री यहाँ पर आ रही है, लेकिन क्या वह बाथरूम की वॉल तो नहीं है। अगर ये बाथरूम की वॉल कॉमन वॉल है तो उस वॉल को छोड़कर दूसरी तरफ की वॉल पे आप यंत्र लगा लें। बाथरूम की वॉल पे कभी भी यंत्र ना लगाएं, ठीक है। और एक समय में मैक्सिमम 1 या 2 यंत्र ही लगाएं आप, ठीक है, तभी आपको इसके परिणाम मिलेंगे। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इस यंत्र को एक्टिवेट कैसे करना है, इसका भी मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। कुछ प्रश्न आ रहे हैं चैट बॉक्स में, एक बार मैं देख लेती हूँ। same can be same can be applied in office also, अर्चना जी, definitely पर्टिकुलर यंत्र जो ऑल इन वन इन जनरल। अच्छा, देखिए कितने मल्टीटास्किंग हो गए आजकल हम। ऑल इन वन इन जनरल चाहिए अर्चना जी को, तो उसके लिए आप कुछ मत करिए, अपना घर का नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट बैलेंस कर लीजिए, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट में 4800 श्लोक का जो यंत्र आता है, एक साथ 48 श्लोक की यंत्र, उसकी भी PDF आपको शेयर कर दी जाएगी, मैं दे दूंगी आपको, उसको आप लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ऐसे सभी, हाँ, सब एक सारे यंत्र को मिला के एक यंत्र लगा सकते हैं अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, तो उससे काफी हद तक बैलेंस होएगा एनर्जी, है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। साइज ऑफ द प्रिंट आउट डिपेंड्स, आप कोई उसमें देखिए, अब ये तो आय का, अब ये कई बार बहुत सारी चीजें आय से निकाली जाए करी जाए तो बहुत विशेष अच्छे परिणाम देती हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप अपना देख के अपने हिसाब से जगह के अनुसार यहाँ पे निकाल के करिए, ठीक है। बाकी 3x3 इंच का भी कर सकते हैं, है ना, 6x6 इंच, 3x3 इंच, 5x5 इंच, इस तरह की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कह रहे थे इसकी साधना कैसे करनी है, यंत्रों की साधना कैसे करनी है। हमने यंत्र लगा दिए, ठीक है, अब हमने भले ही कॉपर के लगाए या हमने प्रिंट आउट लिया उसका लैमिनेट करके लगाया, उसको कैसे सिद्ध करें, ठीक है। उसको सिद्ध करने की सीधी सी विधि यही है, बहुत ही सिंपल मेथड में आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं समझ में आता है जनरली। सिंपल मेथड आप इतना करिए खाली कि जब भी जहां पर शुभ मुहूर्त में आप कोई यंत्र लगा रहे हैं, ठीक है, सपोज कि वेस्ट दिशा में आपने 28 नंबर का काव्य लगाया इच्छा पूर्ति के लिए, क्या भी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति हो, भले मुझे सामाजिक प्रॉब्लम हो, भले मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, भले मेरे रिश्तों में दिक्कत हो, भले ही मेरी पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सब मेरी सारी इच्छा पूर्ति हो, ठीक है। लेकिन एक समय पर एक ही इच्छा रखिएगा तभी इच्छा पूर्ति होती है, इस चीज का भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कई बार पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वगैरह की जो क्लासेस ली जाती है उसमें सिखाया जाता है कि एक समय पे एक चीज पे फोकस करो। तो एक इच्छा को रखकर आप अपनी, और 28 नंबर का काव्य वहां पर वेस्ट जोन में आपने लगा दिया, ठीक है। वहां पे लगाने के बाद में आपको कम से कम 21 दिन तक उसी जोन में बैठकर उस मंत्र की साधना करनी है।
मंत्र की साधना कैसे करनी है, जैसे कल हमने इसको बताया था, ठीक है, तभी वो यंत्र आपको परिणाम देना शुरू करेगा। सगुण में स्वास्तिक क्या होता है? सगुण में स्वास्तिक बेसिकली, देखिए ये स्वर विज्ञान जिनको थोड़ा सा आइडिया होगा वो समझ पा रहे होंगे इस बात को कि स्वर विज्ञान में सगुण होता है मतलब सांस को अंदर खींचकर और रोककर और फिर हम स्वास्तिक लगाएं। ये हमारी पृथ्वी तत्व की फिंगर होती है, पृथ्वी तत्व को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस फिंगर से हम, कौन सी, रिंग फिंगर है ना, राइट हैंड की रिंग फिंगर से हम नॉर्मली स्वास्तिक हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे स्वास्तिक बनाए, स्वास्तिक के ऊपर यंत्र लगाए, यंत्र शुभ मुहूर्त में लगाए, सगुण में मतलब सांस खींचकर अपनी विश को रखते हुए और फिर उसको चिपका दे, सेलो टेप से चिपका दे, या फिर अगर आपके पास में ऐसे कॉपर के यंत्रास हैं इस प्रकार के, तो आप इसको डबल साइडेड टेप से भी चिपका सकते हैं, या फिर इसको फ्रेम करा के भी लगवा सकते हैं। इवन प्रिंटेड पेपर्स को भी फ्रेम करा के भी लगवा सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इस प्रकार से यंत्र लगाकर और फिर वहां पर बैठकर कुछ दिवस 20-21 दिन वहां की साधना करें, फिर वो यंत्र आपको इफेक्ट देना शुरू करेगा। अब ध्यान रखें ये चीज कि बेडरूम में अगर आपका कोई जोन आ रहा हो तो बेडरूम में भी यंत्र नहीं लगाए जाएंगे किसी प्रकार। अगर आपका उस जोन में बाथरूम आ रहा हो तो बाथरूम में भी यंत्र नहीं लगाए जाएंगे। तो इन सब चीजों का शुद्धि का अपना विवेक से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना विवेक तो हमारे सभी जैन बंधुओं को है ही है। बाकी कुछ लोगों को अगर थोड़ा इसमें डाउट है तो उससे संबंधित मैंने यहाँ पर कवर करने की आपको कोशिश करी है, बताने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी है। तो ये यंत्र से संबंधित जो विषय है ये हमने आज कवर किया। और मेन डोर पर ऐसे इसी प्रकार से जैसे कुछ यंत्र होते हैं जैसे घर की शांति के लिए होते हैं ना, जैसे ये यंत्र होते हैं इनफैक्ट, जैसे जो जहाँ हम लगाते हैं जहाँ पर हमारी ये डाइनिंग वगैरह का एरिया आता है उस प्रकार उस जगह पर इस प्रकार के यंत्र रेड कलर के फ्रेम में लगाने से बहुत विशेष परिणाम मिले हैं, ठीक है। ग्रह शांति में बहुत विशेष परिणाम मिलते हैं। जब यंत्र की बात हो रही है तो मैंने कहा थोड़ा सा ये भी बता दूं आपको, ठीक है। इस प्रकार से जैसे और स्टडी टेबल पर छठे नंबर का यंत्र लगा सकते हैं, छठे नंबर की काव्य का यंत्र लगा सकते हैं। तिजोरी में 36 नंबर काव्य का और 48 नंबर काव्य का यंत्र रख सकती हैं आप, है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यंत्रों को रखने से भक्तामर के माध्यम से आप अपने घर में वास्तु को कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न उत्तर हो तो मैं यहाँ पे अपना समाप्त करके। बहुत सुंदर तरीके से आपने वास्तु के बारे में बताया। कई भाई बहनों के मैसेज आ रहे थे कल का वीडियो उन्हें मिला नहीं, तो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है अष्टमंगल ग्रुप, उसमें मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। आप अष्टमंगल ग्रुप में आपने ज्वाइन अगर नहीं किया है तो अष्टमंगल ग्रुप में जो वो हमारे मंगलवार के दिन जो एक विशेष जो चलता है हमारा, तो कल भी मंगलवार है और कल जैसे आपने आज बताया नंदा व्रत, 8 मंगल में 5वां मंगल नंदा व्रत, तो कल इसी के ऊपर में हमारा टॉपिक रहने वाला है और नंदा व्रत के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले 9 एपिसोड हो चुके हैं जिसमें पहला मंगल स्वस्तिक के ऊपर में हमने विशेष रूप से चर्चा की, उसमें 5-6 एपिसोड हमने लिए। फिर दूसरा मंगल, तीसरा मंगल, चौथा मंगल आ गया है, 5वां मंगल नंदा व्रत के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और अलका जी साखला अमेरिका में है अभी, वो वहां से सेशन लेने वाली है, तो कल इसी समय आप इसी लिंक से जुड़िए तो आपको मंगल के जो 5वां मंगल के बारे में हम जानकारी दे पाएंगे आपको। और ये लिंक आई थिंक ये लिंक रेगुलर चलती है आनंद जी आपकी, राइट? ये सुबह एवरी डे ये सेम रेगुलर टाइम पे चलती है ये लिंक। हाँ, मंगलवार को अष्टमंगल चल रहा है अभी, चल रहा है, हाँ मंगलवार अष्टमंगल चल रहा है, तो कल 5वां मंगल नंदा व्रत के बारे में हमारा सेशन रहेगा। और अलका जी साखला अमेरिका से कल सेशन लेने वाली है, इसमें आ रहा है। बाकी दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, जो 14 तारीख को आपने जो सेशन लिया था उसमें बहुत सही तरीके से वास्तु के बारे में बताया था आपने, तो 14 तारीख का, कल का और आज का ये तीनों वीडियो आपको एक ही लिंक में मिल जाएंगे। मैं आज उस लिंक को शेयर करूंगा, उसमें तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दूंगी। जी, कोमल सिपानी एंड्राइज कर से, यस कोमल जी पूछिए।
हाँ जी, जय जिनेंद्र शिखा जी, काफी कुछ समझ में आया, फिर भी एक बार और रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। फर्स्ट मेरा थोड़ा मिस हो गया कल, पता नहीं एग्जिट हो गई मैं ग्रुप से अपने आप। कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुनिए आप। और मुझे ये जानना था, जो आप ये बता रहे थे ना कि ये यंत्र यहाँ लगाएं, यंत्र मतलब उसमें क्या लिखा होता है? भक्तामर का श्लोक लिखा होता है क्या उसमें? हाँ, भक्तामर का श्लोक भी लिखा होता है। देखिए, मैं एक कोई यंत्र आपको निकाल के एक बार दिखा देती हूँ, उसमें भक्तामर का श्लोक भी होता है। देखिए, स्तोत्र के हर श्लोक के एक यंत्र होते हैं, है ना, आपको पता होगा अगर, तो हर श्लोक के एक यंत्र होते हैं। मैं एक्चुअली आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कुछ यंत्र होते हैं जिसके श्लोक भी लिखा रहता है, और उसके बीजाक्षर जो है, हर श्लोक के जो बीजाक्षर है वो भी लिखे रहते हैं। तो वो आप इसका प्रिंट आउट लेके लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी। आपने पहले जो 14 तारीख को सेशन हुआ था उसमें बताया था भाई उल्टा भक्तांबर का पाठ करना चाहिए, तो उल्टा कैसे किया जाता है? जी, उल्टे भक्तामर का भी मैंने वीडियो एक बना हुआ है आनंद जी, तो वो मैं या तो लिंक शेयर कर दूंगी। उसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उल्टे भक्तामर को कैसे पाठ करना है। ये नॉर्मली दिन में 3 बार पाठ करते हैं, और इसको पूरी साधना के साथ में 3 बार पाठ करना होता है, सुबह दोपहर और शाम, कंटिन्यू 3 दिन तक। उल्टा भक्तामर का पाठ का मतलब होता है कि 7वें नंबर से 48 नंबर तक पहले आप गए, और फिर से 1 नंबर से 7 नंबर तक पढ़ा। जनरल रूटीन क्या होता है, 1 से पूरा 48 तक पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, 7 to 48 और 1 to 7, है ना। तो ये एक बार मुझे यंत्रा की फोटो मिल पहले गई है। 7 to 48 फिर 1 to 7। हाँ जी, हाँ। तो 7 2 बार आएगा। हाँ, नहीं, 7 to 48 देन 1 to 6, सॉरी, 1 to 6। 1 to 6, यस। तो इस प्रकार से उल्टे भक्तामर का पाठ करना है। बाकी आगे की भी प्रश्न कोई हो तो ले लीजिए। देखिए, जैसे ये यंत्र है, मैं आपको बार बार दिखाना चाह रही हूँ, ये यंत्र है, ठीक है। ये 45 नंबर के श्लोक का यंत्र है, जिसमें श्लोक भी लिखा हुआ है, और हर श्लोक की, जैसे कि मैं बार बार बता रही थी आप लोग को, कुछ बीजाक्षर भी होते हैं। तो ये बीजाक्षर का भी बीच में इसमें दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार के श्लोक आपको, यंत्राज आपको लगाने हैं। जी, बहुत सुंदर। अभी आगे। राजकुमारी, जयपुर से राजकुमारी जी एंड्राइड के हुआ है। बोलिए राजकुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी और शिखा जी, जय जिनेन्द्र। आपका सेशन 2 दिन का बहुत अच्छा रहा। मैं ये पूछना चाह रही थी, आज आपने जो डाइनिंग टेबल के लिए यंत्र बताया, वो कौन सा यंत्र था? देखिए, ये कुछ अलग विशेष यंत्र है जो हम लोग वास्तु में नॉर्मली सजेस्ट करते हैं एज अ रेमेडी, ठीक है। तो अच्छा। ये, हाँ, ये कुछ डिफरेंट यंत्र है। हालांकि आप भक्तांबर में जो शांति प्रदाता 21 नंबर का भी काव्य का यंत्र लगा सकते हैं डाइनिंग के पास में। और एक ये है, आपने नॉर्थ ईस्ट में जो एक क्वेश्चन आया था कि वो सब यंत्रों का, तो हम क्या 45 ओनली लगा सकते हैं इसमें? नहीं नहीं, 45 भी लगा सकते हैं वहां पे। 45 तो मैंने साउथ में बताया ही आपको, और खास करके जो 4800 श्लोक का एक साथ जो मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में, 48, उसका भी पीडीएफ मेरे पास में है, मैं शेयर कर दूंगी आगे आप लोग के। वैसे तो आपने 36 और 6 बताया ही है, मैंने कहा वो जो एक निचोड़ था ना, वो कौन सा यंत्र था नंबर? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कनक चौरडिया ने हैंड राइज किया हुआ है। कनक, अनम्यूट करो अपने आप को। आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। हाँ, अगर हम यंत्र बनाना चाहे खुद, तो कैसे बनाए, और कौन सा रंग का कागज या पेपर ले? हाँ, देखिए, यंत्र बनाने के लिए, यंत्र जो भी बनाते हैं, यंत्र बनाने के लिए एक प्रॉपर विधि होती है, ठीक है। उसका मुहूर्त होता है और विधि होती है। ऐसे ही कोई यंत्र बनाने से, करने से वो फलित नहीं होता है। तो यंत्र बनाने के लिए, जैसे गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग, इस प्रकार की तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त सही रहते हैं, और इसको विशेष रूप से भोजपत्र पर बनाया जाता है, अष्टगंध से बनाया जाता है, सगुण में बनाया जाता है, कुछ विशेष स्वर का ध्यान रख के बनाया जाता है, उसकी विधियां हैं, है ना। बाकी अगर आपको खाली ड्राइंग के फॉर्म में बनाना है, तो ड्राइंग के फॉर्म में तो आप जैसे ये यंत्र का प्रिंट आउट लेके और हाथ से राइट करके, जिस कलर में जो कलर है वो लगा के आप बना लीजिए, ऐसा कुछ। सीमा जैन, एक आपने बताया था कि जो विवाह के लिए
के लिए बताया, तो लड़का लड़की दोनों के लिए जी। अवेलेबल है क्या वो वाला यंत्र? वो कैसे बनाना चाहिए? वो 12 नंबर का यंत्र है। बनाने के लिए मैंने जैसे अभी बताया, जो सेम विधि है किसी भी यंत्र को बनाने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को एक्सप्लेन किया, सेम विधि है। बाकी 12 नंबर का जो काव्य है वो लड़का और लड़की दोनों के लिए है। उसको मैंने मतलब लड़का लड़की को खुद को करना है ना, या पेरेंट्स को करना है, किसको करना है? देखिए, अगर कॉन्शियस में है, यही तो मैं कल आप लोग को समझा रही थी कि जो कॉन्शियस में है, एटलीस्ट जो खुद कर सकते हैं, उनको खुद प्रेरित करिए करने के लिए। जो बिल्कुल नहीं कर सकते उनके लिए कोई दूसरा जरूर कर सकता है, लेकिन बच्चों को भी आप जिनको नहीं आता है तो उसके लिए पेरेंट्स कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, इसीलिए पर उनको सिखाइए, बच्चों को सिखाइए आप। यही तो बात है ना, क्योंकि वो संस्कार डालने हैं, वो उनकी तरंगे चेंज करनी है। पेरेंट्स कब तक आपको हैंड होल्डिंग करते रहेंगे? सीमा जी पूछिए, आपका सवाल पूछिए, सीमा जैन। जय जिनेंद्र। एक्चुअली मेरे बच्चे एक मेडिकल में है और एक 9th में है। तो अभी मेडिकल में है तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है ना, तो उस केस में उनको, क्योंकि उनको टाइम तो रहता नहीं है भक्तांबर जी का पाठ करने के लिए, तो उस केस में उनको मैं क्या सजेस्ट करूं? और दूसरा ये है कि जो हमारे घर में नेगेटिविटी होती है उनको दूर करने के लिए कौन सा काव्य और यंत्र होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया सीमा जी आपने। देखिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे पहले घर की एनर्जी को बैलेंस करें, खाली यंत्र लगाने से नहीं होगा। नेगेटिविटी घर में अगर है तो जरूर कुछ ना कुछ दोषाज है वहां पर, ठीक है, उनको पहले ठीक करें। सबसे पहले आप लोग अपने घर का ब्रह्म स्थान ठीक करें। ब्रह्म स्थान पर खाली होना चाहिए हमेशा, कोई बहुत हैवी स्टफ नहीं आना चाहिए। और देखिए, जब जहां पर जिस घर में मंत्र, आराधना, साधना इत्यादि होती रहती है, वो घर तो वैसे भी अपने आप, जहाँ पे सब लोग धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, वो अपने आप वहां से सारी नेगेटिविटी चली जाती है। पर आजकल मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग के पास प्रैक्टिकल केसेस आते हैं, घर में एक या दो ही व्यक्ति ऐसा होता है जो कि धर्म में लगा होता है, बाकी कोई नहीं करता। और नॉर्मली वो भी ऐसे हैं जो बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, बाकी आजकल की जनरेशन कोई नहीं कर रहा है ना। तो उसके लिए पहले घर का, आप अपने घर का मतलब वातावरण ठीक करने के लिए मैं कहूंगी कि एक बार वास्तु भी चेक करें, देखें कि क्या दिक्कतें हैं, किसकी इस तरह की परेशानी आ रही है, ठीक है। और दूसरा, जो नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कपूर इत्यादि जलाएं, धूप गंध इत्यादि जलाएं, ठीक है, समय समय पर, शाम के टाइम पे विशेष रूप से। और आप घर में अष्टगंध का पोछा लगवाएं, है ना, सर्वौषधि का पोछा लगवाएं, स्फटिक इत्यादि रखें। इन सब चीजों से भी घर का ऑरा ठीक होता है। कपूर जलाने से भी, मंत्र लगा दे, रिकॉर्डिंग लगा दे, मंत्रों की, ड़मकार मंत्र इत्यादि की रिकॉर्डिंग वगैरह लगाने से भी घर का वातावरण, ऑरा बहुत जल्दी ठीक होता है, ठीक है। पूर्णिमा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और मैंने जैसे पूछा ना, बच्चे में है मतलब मेडिकल स्टडी, हायर स्टडीज में जाते हैं, हाँ। तो उनके लिए फिर, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है भक्तांबर वो करने के लिए, तो क्या जो वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तब वो बोल सकते हैं तो या उनके क्या? लिए कुछ आपको और उपाय करने पड़ेंगे। या तो उनको बोलिए कि कम से कम सुबह 5 मिनट सूर्योदय के समय बैठ के अगर कर पाए तो ओम की चैंटिंग कर ले, उतना ही बहुत हो जाएगा उनके लिए। ओके, जय जिनेंद्र। पूर्णिमा जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया। जय जी, हाँ, जय जिनेंद्र जी, शिखा जी, जय जिनेंद्र जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कोई काव्य की हमें साधना करनी है, तो उसके लिए हमें पहले भक्तामर जी का पूरा पाठ करना है, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर करना चाहिए। एक काव्य आइडियली को 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पहले, है ना, अपने ईस्ट को याद करके 9 बार नमोकार मंत्र करें, और फिर पूरा भक्तामर का पाठ करें, और उसके बाद में श्लोक की साधना करें। पर समय की कमी के कारण कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो जब जैसी सुविधा हो वैसा करें। अच्छा, और जब शुरुआत कर रहे हैं पहले दिन से, उस दिन अगर पाठ कर लें पूरा, और उसके बाद जब हमें 21 दिन तक करना है, उस दिन खाली फिर काव्य ही पढ़ते रहें, तो वो हो सकता है ना? हाँ, देखिए, वही है कि जितना आप लिबर्टी जितना लेंगे उस समय। हिसाब से परीक्षा में मार्क्स आएंगे, है ना। तो इस चीज का विशेष रूप से ज्योति डागा ने हैंड राइज किया हुआ है। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र साहब, जी, जय ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट साउथ में मेरे बेडरूम है, तो वहां तो यंत्र नहीं लगा सकते, तो वहां पर क्या कर सकते हैं? देखिए, वहां की एनर्जी बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि नंदावत स्वास्तिक है, सॉल्ट लैम्प है, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो रखी जा सकती हैं। स्फटिक के
जैसे ये अभी मैंने होल्ड कर रखा है, देखिए ये स्फटिक इस प्रकार की आती है। स्फटिक भी रखने से घर में बहुत अच्छे, मैंने देखा है बहुत वातावरण पवित्र होता है, बहुत वास्तु दोषों का शमन होता है। और आपने एक पोछा बताया कि पोछा लगाने से भी होता है, तो क्या चीज का था? सर्वौषधि, सर्वौषधि बाजार में आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, सर्वौषधि मिल जाएगी, उसका आप पोछा लगाएं। इसी प्रकार से स्फटिक भी बाउल में रख के उसका पानी जो बनता है निकलता है उसका भी पोछा लगा सकते हैं। नमक का पोछा लगा सकते हैं। ये नमक का पोछा सिर्फ मंगलवार और रविवार को छोड़ के बाकी सभी दिन लगा सकते हैं। शशि सेठिया। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे घर का डायरेक्शन है ना, जैसे कि मैं कंपास रखती हूँ फोन में, तो जनरली हमारा ईस्ट फेस जो दिखाते हैं वहाँ पे जो नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर आता है ना, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ईस्ट कंपास उस तरफ आता है। अच्छा, नहीं तो ये आप रूम से देख रही होंगी एक्चुअली, तो इसलिए आपको ऐसा मिल रहा होगा। ये घर के मध्य में खड़े होके जैसे मैंने बताया ना, वहां से देखेंगी तो आपको अलग मिलेगा। पहले घर के मध्य, हाँ, मिडिल ऑफ हाउस से मैं देख रही हूँ, फोन हाँ, वहां रखा मैंने। हाँ, तो जैसे कि ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर होता है ना, हाँ, ईस्ट का डायरेक्शन वहां दिखाता है डिग्री, मतलब इतनी ज्यादा रोटेटेड है हाउस हाँ, एग्जैक्टली तो वो टिल्ट होगा, ये आपने सही कहा। ये घर आपका पूरा टिल्ट होगा इस कारण। हाँ, नॉर्मली इंडिया में मैंने देखा है, इंडिया का कोई भी मैप आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि हाँ, 7 डिग्री से कम टिल्ट हो। 7 हाँ, डिग्री तो मिनिमम टिल्ट होता ही होता है। देखिए हाँ, इंटरनेशनल मैप्स में जब देखे मैंने, आज तक 5 मैप एनालिसिस किए हैं, 5 मैपों में मुझे आज तक 1 डिग्री टिल्ट भी नहीं मिला। मतलब देखिए, कितनी समृद्धि है वहां पर। इसी ये कारण है कि जो मतलब घर है ना, हमेशा कभी भी अगर टिल्ट पे नया घर जो बना रहे हो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि टिल्ट ना रखें घर में। अगर टिल्ट है तो वैसे ही मोड़ के घर बनवाए ना, प्लॉट की कटिंग ही ऐसे करवाए। हाँ। तो अभी इसको क्या करना चाहिए? मतलब जनरली बना हुआ तो वैसे है कि जो ईस्ट दिखा रहा है वो कॉर्नर वैसे है, और लेकिन ईस्ट में बना हुआ नहीं, वास्तु से ठीक है, लेकिन हाँ, टिल्टिंग है। तो अब इसको कैसे क्या अब इसके लिए शशि जी थोड़ा सा आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर ले, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ओके हमें ओके और भी आगे ओके एनालिसिस ओके, करनी हाँ पड़ेगी। जरूर जरूर, धन्यवाद। समय हमारा निकलता जा रहा है। नीतू जी जैन, नीतू जैन ने हैंड राइज किया हुआ है। हाँ जी, वीडियो जय जिनेंद्र जी, जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो अपने यंत्र हैं, ये बाजार से खरीदे या आप इसको बनाते हैं तो आपसे ले लें हम? देखिए मैं कुछ विशेष रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग इत्यादि पे अपने नॉर्मली जैसे क्लाइंट्स वगैरह को जैसे जरूरत होता है तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। अगर किसी को जरूरत है तो मुझे बोलेंगे, तो आगे जो ये रवि पुष्य योग आ रहा है तो उसमें मैं बना दूंगी। लेकिन ये इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज होता है तभी ये होते हैं। बाकी कॉपर के भी यंत्रास मैं प्रोवाइड कराती हूँ क्योंकि हमें रेमेडीज में लगते हैं, इसलिए हम कॉपर के भी यंत्रास प्रोवाइड कराते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू जय श्री। कमल बोरा जी ने हैंड राइज किया हुआ है। जी, उनका वीडियो ऑन नहीं है। कमल बोरा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और अमिताभ चौरडिया। सादर जय जिनेंद्र, अभी आपने बताया है कि आप कॉपर के यंत्र प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी एक्सचेंजेस होती हैं इसमें। तो अगर हम एक यंत्र ले रहे हैं तो उसमें क्या एनर्जी एक्सचेंज होगी, क्या कॉस्ट होगा? आप थोड़ा सा एक बार उस पर अगर आप बता पाए तो प्लीज। देखिए ये यंत्र के साइज पे डिपेंड करता है कितना आप, जैसे ये नॉर्मल एक छोटा सा यंत्र है, ये लगभग ऐसे आपको 400-500 तक में आराम से इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। तो ये हम लोग कुरियर करके नॉर्मली मंगवा के बनाते हैं इस प्रकार की यंत्र। ठीक है, तो ये साइज पे और कितना बड़ा कैसे क्या यंत्र है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें प्रिंटिंग बहुत कम है, इतने बड़े साइज में अगर प्रिंटिंग ज्यादा होती है तो वो हमसे ज्यादा चार्ज करते हैं। जैसे वो हमसे चार्ज करते हैं वैसे हम आगे आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। नॉर्मली 400 से आप स्टार्टिंग में। समय काफी निकल गया है ऑलरेडी, फिर भी अभी भी हैंड राइज लोग कर रहे हैं तो हमें लेना, किसी को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। 2-4 मिनट और ले लेते हैं। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मैं नम्रता जैन जयपुर से। मेरे को एक क्वेश्चन था कि आपने बताया स्फटिक के बारे में, तो वो कहाँ रखना है और उसका साइज क्या होना चाहिए?
एंड देखिए ये स्फटिक कहाँ के मिलेगा? स्फटिक ओरिजिनल, आप तो खैर जयपुर से है नम्रता जी, तो आप तो ये प्रश्न ही मत करिए कि कहाँ मिलेगा। स्फटिक अच्छा, आपको जयपुर में तो भर भर के मिल जाएगा, ठीक है, तो वही आप ले लीजिए और इसका रॉ फॉर्म में रखिए। कोई भी चीज अच्छा, जब आप रॉ फॉर्म में रखेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे कि ये पेंसिल के फॉर्म में हेक्सागन शेप में पेंसिल्स होती हैं, जिसको हम वास्तु रेमेडीज में यूज करते हैं एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपको स्फटिक को सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का कि इसको जब आप एक से दूसरे पे ऐसे रब करेंगी, देखिए स्मेल आ गई, ये तुरंत आग जलने की स्मेल आ जाती है और इसमें से चिंगारी निकलती है, ठीक ओके। है। तो ये चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया है, क्योंकि क्रिस्टल हीलिंग का भी मैं नॉर्मली कई चीजें लेती हूँ, तो ये सब चीजें मैं आपको बता सकती एंड इसको कहाँ रखें, कौन सी दिशा में? इसको आप नॉर्मली बेड साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, अगर आपका बाथरूम नेगेटिव जोन है तो रखें, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें वास्तुशास्त्री की सलाह लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम बाकी बेड के हेड की तरफ रख सकते हैं आप, थैंक थोड़ा पीस 250 ग्राम या 300 ग्राम का पीस बेड साइड्स में रख सकते हैं रॉ। मैम आप संगीता जावल। अष्टगंधा से पोंछा लगाना बोले, वो अष्टगंधा क्या होता है? अष्टगंध से नहीं पोछा लगाना है, अरे अष्टगंध कहाँ, अष्टगंध से यंत्र बनाना है। आप आपको पोछा पोंछा किससे बोले आप? सर्वोसती से लगाने के लिए बोला है, नमक के पानी से और सर्वोसती से। आप सुनिएगा रिकॉर्डिंग फिर से एक बार। क्या होता है मैम? जी, सर्वोद और के क्या बोल रहे हैं आप, नमक के अलावा? सर्वसती कुछ एक प्रकार की औषधि होती है, सब आयुर्वेदिक चीजें हैं, है ना, औषधि होती है जो नेगेटिविटी को दूर करती है। इसमें 8 प्रकार की औषधि होती है सर्वौषधि में। उसका स्पेलिंग लिखिए ना मैम चैट में। जी जी जरूर। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। आपने साउथ ईस्ट में एक यंत्र बोला था जो संपूर्ण यंत्र के लिए, वो कौन सा यंत्र है? नहीं, संपूर्ण यंत्र हमने साउथ ईस्ट में नहीं बोला है, नॉर्थ ईस्ट में बोला है। वो है 4800 श्लोकों का यंत्र, जिसकी कि मैंने पीडीएफ बोली है कि आप लोग तक पहुंचा दी जाएगी। जी, नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। नॉर्थ ईस्ट। तो ओके ओके, धन्यवाद। काफी जिज्ञासाओं का समाधान अभी मिल चुका है और समय भी हमारा भी काफी निकल चुका है। तो मैं आपको जानकारी करा दूं कि हमारा जो मंगलवार का क्रम चल रहा है, इसके लिए हमने एक अष्ट मंगल जो ग्रुप बना रखा हुआ है, अलग से ग्रुप बना हुआ है, और इसमें जानकारी जो हमारे इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसकी हम जानकारी अष्ट मंगल ग्रुप में तो देते ही हैं। तो अष्ट मंगल ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अष्ट मंगल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं नंबर मेरा बोल रहा हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिएगा। कल भी काफी भाई बहनों के मैसेज आए थे मेरे ग्रुप में ऐड करना है, तो आप शिखा जी आप पहले अपना नंबर आप रिपीट कर दीजिए, एक बार बोल दीजिए, लोगों ने नहीं देखा हो तो, ताकि आपका नंबर नोट कर ले। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, इट्स 9111967795। इस नंबर पे आप शिखा जी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 9373471831, 9373471831। तो उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और अष्टमंगल ग्रुप में बने रहिए आप। बहुत से भाई बहन ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन बाद देखता हूँ निकल जाते हैं। तो अष्टमंगल ग्रुप पे इसी तरह के हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसकी सूचना उसमें हम देते हैं, वीडियो भी उसी में प्रोवाइड किए जाते हैं। और आज जो मैंने अभी बात की, तीनों आपके वीडियो एक ही लिंक के द्वारा आप देख सकेंगे। तो उसकी लिंक हम अष्टमंगल ग्रुप में भी शेयर करेंगे। तो अष्टमंगल ग्रुप में एक ही लिंक से आप तीनों वीडियो देख पाएंगे। तो अभी समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव क्या हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, आपका बहुत बहुत आभार। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हमारा अष्टमंगल ग्रुप बना हुआ है उसके लिंक के लिए मैंने बताया, और हमारे बाकी जो सेशन होते हैं हेल्थ से रिलेटेड रविवार को होते हैं, और बाकी योगा और मेडिटेशन सोमवार से लेकर मंगलवार छोड़ के बाकी दिन हमारे योगा मेडिटेशन के कार्यक्रम चलते हैं, योगाभ्यास ध्यान के कार्यक्रम चलते हैं, और यही समय रहता है 6:30 से 7:30। रविवार का कार्यक्रम हमारा 11 बजे भी होता है, 9 बजे भी होता है। जो हमारे स्पीकर आते हैं उनकी समय की सुविधा अनुसार लिया जाता है। तो हमारी सारी जानकारियां उसके लिए एमपी के अलग से ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक बार ग्रुप की लिंक फिर से शेयर करी आनंद जी, क्योंकि फिर हाँ। से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं नंबर पे लिंक शेयर करने के लिए। तो ये ग्रुप की लिंक है जो ब्लू कलर की दिख रही है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए पहले तो बहुत से लोगों भाई बहन के मैसेज आते हैं लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो लिंक आपको जब तक ब्लू कलर में नहीं दिखेगी ओपन होगी नहीं। इसके लिए आपको जिन्होंने भी लिंक भेजी है उनका नंबर सेव करना होगा। आप उनका नंबर सेव करेंगे तो ही आपको लिंक ब्लू कलर में दिखेगी। आप नंबर सेव नहीं करोगे तो ब्लू कलर में नहीं दिखेगी, आपको ब्लैक कलर में दिखेगी, लिंक ओपन नहीं होने वाली है। तो नंबर सेव कीजिए, पहले नंबर सेव कर लेंगे तो आपको लिंक अपने आप जो ब्लैक दिख रही है नंबर सेव करते ही ब्लू में दिखने लगेगी। तो आज का सेशन ये एंड कर रहे हैं। और कल जैसे चर्चा चली थी शिखा जी, हमने जो भक्तांबर प्रशिक्षण की कार्यशाला के लिए काफी लोगों के मैसेज आए हमारे पास, तो इसके बारे में भी हम चिंतन करके आपको जल्दी ही जानकारी हम ग्रुप के माध्यम से करा देंगे। भक्तांबर प्रशिक्षण का हम जैसे चिंतन कर रहे हैं, हम एक दिन में 4 श्लोक लेने का सोच रहे हैं। 4 श्लोक सही उच्चारण अर्थ सहित सिखाने का प्रयास करेंगे। 4 श्लोक लेते हैं तो 48 श्लोक में हमारे 12 एपिसोड होंगे। 12 एपिसोड करीब करीब, इसमें 3 महीने का समय, 2.5 से 3 महीने का समय लगने वाला है। तो हम रविवार का जो हमारा 6:30 से 7:30 का समय है उस दिन हम इस श्रृंखला को चालू करने का सोच रहे हैं। जैसे ही हमारा फाइनल हो जाएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। ओम हरम। ओम हरम।